अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में सबसे दिलचस्प मौजू जो लेके आए हैं, जो पार्लियामेंट में दिलचस्प बना हुआ है और मोदी इस वक्त हेडलाइन का जो है वो मौजू बना हुआ है, और वो ये है कि मुसलमानों के अलावा बीजेपी से बाकी लोगों को क्या क्या परेशानियां होने वाली हैं। मुसलमानों को वक्फ बोर्ड बिल का मसला पेश आया, मुसलमानों को बाबरी मस्जिद का मसला पेश आया, मुसलमानों को नौकरियां नहीं मिल रही, मुसलमानों को बुरा समझा जाता है, हकीर समझा जाता है, प्लीज समझा जाता है। इसके अलावा बीजेपी की वजह से हिंदुओं को, दलितों को, सिखों को, पंजाबियों को, यहूदियों को, ईसाइयों को क्या क्या मसाइल पेश आने वाले हैं, पार्लियामेंट में डिस्कस होना शुरू हो गए हैं। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मैंने आज देश के गृह मंत्री का अच्छे तरीके से भाषण सुना और उन्होंने बार बार एक ही बार को दो तीन बातों को ज्यादा जोर दिया। एक तो उन्होंने कहा कि विरोधी दल भ्रम फैला रहे हैं, मुसलमानों के बीच डर फैला रहे हैं। ये हमने फैलाया हुआ डर नहीं है। जब देश के मुसलमान को लगा कि देश में बीजेपी में 240 संसदों में एक भी मुसलमान सांसद नहीं है, हमारे लिए जगह नहीं है, तो वो डरने लगा। जब आपने कब्रिस्तान की बात की, आपने शमशान घाट की बात की, तो वो डरने लगा। जब गोधरा हुआ, जब मुजफ्फरनगर हुआ, जब दिल्ली हुआ, जब हरियाणा मेवात में दंगे हुए, तो देश का मुसलमान डरने लगा। और फिर क्या कहा गृह मंत्री साहब ने? आज गृह मंत्री साहब ने कहा कि 2013 का बिल अगर नहीं आता, यूपीए नहीं लेकर आती, तो आज इस बिल की जरूरत नहीं थी। क्यों बिल लाए? क्योंकि आपको पता चल गया कि देश का मुसलमान हमारा साथ नहीं दे रहा। हमने हथकंडे अपना लिए, हमने आरएसएस की नीति अपना ली, हमने डंडा अपना लिया, दंगे हो गए, लेकिन मुसलमान हमारे साथ आने के लिए तैयार नहीं है। फिर आपको पता चला, आपने एक और अंकड़ा दिया, आपने कहा 1913 से 2013 तक केवल 18 लाख मुसलमानों का जमीन था, और 2013 से अब तक 21 लाख और हो गया, यानी कि 39 लाख टोटल जमीन हो गया। तो आपको किसी ने समझाया, मुसलमान को अगर आपके बस में करना है, ये आरएसएस की नीति नहीं अपनाएगा जितनी देर आप इनकी सांस प्रणाली बंद नहीं करोगे। अगर वक्फ बोर्ड नहीं छीनोगे, अगर जमीनें नहीं छीनोगे, तब तक मुसलमान आपके सामने झुकने वाला नहीं है। जैसा आपने पंजाब में करने की कोशिश की, किसान झुका नहीं, पंजाब के लोग नहीं झुके, सिख नहीं झुके, तो आपने एमएसपी का झगड़ा आज तक डाला हुआ है कि किसान की सांस प्रणाली बंद कर दो तो पंजाब अपने आप झुक जाएगा। आर्थिक जब झुक जाएगा तो हमारी ईन मान लेगा और हमारे साथ आ जाएगा। आदरणीय सर, आपने बार बार कहा, आज गृह मंत्री साहब ने कहा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर किसी का अधिकार नहीं है, पंचायत की जमीन कोई दान नहीं दे सकता है। मैं आपको इसके पीछे लोचा क्या है, इसके पीछे छुपा हुआ राज क्या है? 1947 में जब बंटवारा हुआ था, 47 से लेकर 1954 तक सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के नाम हो गई थी। उसके बाद 1954 में एक्ट बना, तो वो एक्ट में सर्वे हुआ 1961 टू 1970। सर्वे किसने किया? कलेक्टर ने। अगर पंजाब की, हरियाणा की, हिमाचल की बात करूं तो डिविजनल कमिश्नर अंबाला बैठते थे, उन्होंने सर्वे किया, तहसीलदारों ने सर्वे किया, तो वक्फ बोर्ड को यह जमीन देने का काम किया। अब क्या हो गया? जैसे राहुल गांधी कर्नाटक में भाषण देते हैं, गुजरात में मुकदमा दर्ज होता है, सजा हो गई। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी तो 1947 और 1954 में तो सारी प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट की थी। अब एक बंदा खड़ा होगा तो वो कहेगा कि यहां पर ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, डिस्प्यूट होगा, तो आप वक्फ बाय यूजर का अधिकार खत्म कर दोगे कि ये तो जमीन गवर्नमेंट की थी, आप उसकी जमीन छीन लोगे। फिर आपने कहा लिमिटेशन एक्ट की बात कर रहे हैं आप, और किसी धार्मिक स्थानों पर तो लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता, इनके ऊपर क्यों? आप जानबूझकर इनको अपनी
लात के नीचे से दबाना चाहते हो, इनकी छाती पर चढ़ना चाहते हो, जानबूझ के मुसलमान को मारना चाहते हो, जानबूझ के इस देश में मिनॉरिटीज को खत्म करना चाहते हो। इसको ये पहला हमला मुसलमान जानबूझ के मारना चाहते हैं मुसलमान को, हो गया, इट शुड बी फिर और लोगों पे होगा। और लास्ट आपने कहा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, एक आपने और कंडीशन लगा दी लास्ट कि 5 साल प्रैक्टिस मुस्लिम होना चाहिए, वो दान दे सकता है। मैं सरदार हूं और ऐसी कई उदाहरणें हैं पंजाब के अंदर। अगर किसी मुस्लिम के पास कब्रिस्तान नहीं था तो सरदारों ने अपनी जमीन देके कब्रिस्तान बनाए। ये कौन सा अधिकार है कि मैं किसी को चीज दान देना चाहता हूं? और इसको कौन बताएगा? रिजू साहब ये बताएंगे कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है। ये सरासर अन्याय है। कल को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1925 का सिखों का जो एक्ट है आप उसमें भी संशोधित करेंगे। आपको लगता है पहले मुस्लिम मारेंगे, फिर सिख मारेंगे, फिर क्रिश्चियन मारेंगे? ये आपकी सोच है और मैं बिल का विरोध करता हूं। मैंने कहा कि मैं गुरुओं की धरती और जवानों की धरती और किसानों की धरती से आता हूं। जवानों की बात आज हमारे आदरणीय राहुल गांधी ने की है। हालांकि विपक्ष द्वारा उसको घुमाने का काम किया, लेकिन राहुल गांधी ने एक बात कही कि अग्निवीर को शहीद का दर्जा इस देश में मिलना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं सभापति साहब, कभी कभी तो मेरे को लगता है कि पंजाब को यह हिंदुस्तान की सरकार भूल गई है। कभी कभी मेरे को यह भी महसूस होता है कि शायद हम हिंदुस्तान के कहीं किसी नक्शे में हैं या नहीं। जिस प्रकार से हमारे सरकार का हमारे पंजाब के लोगों की तरफ व्यवहार है, ऐसा हमें महसूस होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं सभापति साहब, जब हिंदुस्तान के देश के प्रधानमंत्री जब लाल किले पर झंडा लहराते हैं, और मैं गर्व से कह सकता हूं कि उस झंडा लहराने में पंजाब के हजारों नौजवान लोगों ने अपनी शहादत दी है। ये अवसर इसलिए प्राप्त हुआ है सभापति साहब। मैं कहना चाहता हूं सभापति साहब, मैं अपने किसान की बात करना चाहता हूं। पिछले 1.5 साल से सभापति साहब पंजाब का किसान, देश का किसान, आज बड़ी बड़ी बातें की गई। आदरणीय मंत्री महोदय कहे कि हमने एमएसपी दी है। एमएसपी आपने दी है? 1967 में कांग्रेस की सरकार ने किसान के लिए एमएसपी दिया था। जब देश भूखा मर रहा था तो पंजाब के लोगों ने, इन किसानों ने, देश के किसानों ने देश के लोगों का पेट भरने का काम किया। आज कोई आसान नहीं कर रहा कि हम उनको एमएसपी दे रहे हैं। किसान लीगल गारंटी मांगता है सभापति साहब, एमएसपी की लीगल गारंटी। आपको मैं बताना चाहता हूं 700 किसान पंजाब का शहीद हुआ। और मेरी एक आदरणीय हमारी सांसद ने उन किसानों की मांओं के बारे में ये कहा कि ये तो 100-100 रुपए पे भाड़े पे लाए हुए लोग हैं। मेरे को शर्म आती है इस बात की। वो किसान, और आज वो किसान दिल्ली के बॉर्डर अपनी बात सुनाने के लिए दिल्ली आना चाहता है। क्या दिल्ली देश से अलग है? क्या दिल्ली में पंजाब के किसान नहीं आ सकते? हमें हरियाणा के बॉर्डर पर रोककर हमारे पर गोलियां चलाई जा रही हैं। हजारों लोग किसान हमारे वहां पर इंजर्ड हुए और कईयों की मृत्यु हो गई, मौत हो गई है। लेकिन सरकार की तरफ से गर्मी है। 45-47 डिग्री में बैठा किसान चीख कर पुकार रहा है कि हमें एमएसपी की लीगल गारंटी दो, हमने दिल्ली जाना है। लेकिन उनको आदेश है हरियाणा की पुलिस को, यह देश के गृह मंत्री के द्वारा दिया गया आदेश कि पंजाब का अगर कोई व्यक्ति दिल्ली की तरफ किसान मुंह करेगा तो गोलियों से
उसको मार दिया जाएगा, ऐसा हमारे साथ व्यवहार हो रहा है सभापति साहब। ये हालात है। आप कहते हो किसानों को, आपने किसान निधि योजना में आपने बड़ा कोई इनकलाब खड़ा कर दिया। आपने कहा कि 3,20,000 करोड़ लोगों को हमने 20,000 करोड़ दिया है किसान निधि योजना के तहत। मैं पंजाब की बात बताना चाहता हूं। आंदोलन के बाद हमारे साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ। 2019-20 में 23 लाख लोगों को किसान निधि योजना का फायदा मिलता था। जब हम आंदोलन किया, सरकार को काले कानून जो 3 बने थे वो सस्पेंड करने पड़े, वापस नहीं लिए। तो इन्होंने कहा कि अब इनकी निधि योजना बंद करो। 2023 और 24 में ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, फ्लोर ऑफ द हाउस, 8,56,000 लोगों के किसान निधि योजना से नाम काट दिए गए। ये छोटी बात नहीं है। और कहा गया कि इनके कागज इनकम्प्लीट थे, इसलिए हमने इनके ये खाते काट दिए गए। तो पहले आपने कैसे दे दिए 23.5 लाख लोगों को। मैं चलो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आगे एक बात और करनी चाहता हूं सभापति साहब। ये किसान का हाल है। मैं बताना चाहता हूं, अभी मैं पेज नंबर 19 पे पढ़ रहा था कि ये भारतीय न्याय संहिता यानी कि पीनल कोड विल कम इनटू फोर्स इन द कंट्री फ्रॉम द 1st of जुलाई, लोगों को इंसाफ देने के लिए। और देश के गृह मंत्री ने लॉ एंड ऑर्डर की बात कही कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। आज से 4-5 महीने पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप लोगों को जस्टिस देने के लिए ये लॉ लेकर आ रहे हैं। आप कभी पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी चाइना की बात करते हैं, कभी कुछ और कहते हैं, लेकिन मैं आज इस सदन में एक बात कहनी चाहता हूं। सभापति साहब, हमारा एक साथी था, उसका नाम था सिद्धू मूसेवाला। एक कलाकार था, दुनिया में उसका नाम था। चाहे तमिलनाडु हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे केरला हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, उसके गाने पर दुनिया झूम उठती थी। और मैं ये भी कहना चाहता हूं सभापति साहब, टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क में हर तीसरे दिन सिद्धू मूसेवाला बजता है। बिलबोर्ड दुनिया के 100 गाने, उनमें से सिद्धू मूसेवाला हर रोज पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे वो व्यक्ति रहता है। उसके साथ हुआ क्या, मैं आज इस सदन को जानकारी और बताना चाहता हूं आपके माध्यम से। क्या हुआ 28 साल के नौजवान के साथ। हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, आप कहते हैं हिंदुस्तान में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आप ये कहते हैं कि हम हैं, चिंता मत कीजिए। लेकिन क्या हुआ, नौजवान 28 साल के नौजवान को गोलियों से मार कर 10 गोलियां मारकर दिन दहाड़े मार दिया गया। और मारा किसने सभापति साहब? बहुत से लोग मारे जाते हैं, मारा किसने? एक तिहाड़ जेल में बैठा एक गैंगस्टर जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है, उसने मारकर कहा, जेल से इंटरव्यू दिया और कहा मैंने मारा है। अभी तो सिद्धू मूसेवाला मारा है, अभी इसके बाप को भी मरना होगा। जेल से इंटरव्यू दिया। आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, कब इंसाफ मिलेगा सिद्धू मूसेवाला को? क्या होगा 28 साल का नौजवान जिसकी मां के एक बेटा था, एक, और बिना शादी के ब्याह में हमारे सर पर सेरे बांधे जाते हैं। सेराबंदी होती है, आपके भी होती है। डेड बॉडी पड़ी, डेड बॉडी पर मेरी उस मां ने, सिद्धू मूसेवाले की मां ने फिर सेरा लेकर आए और अपने बेटे के लाश पर सर पर सेरा बांध के उसकी विदाई की है। ये हालात हैं। आप देश के गृह मंत्री हैं, इंसाफ दिलाएं।
और जेलों में बैठे ऐसे गैंगस्टर को आप निकाल के उस परिवार को इंसाफ दे। लास्ट बात सर, 1 मिनट में खत्म करूंगा। आप सभापति साहब, मैं ये इसमें लिखा है पेज नंबर 4 पॉइंट नंबर 5, क्या लिखा है? नाउ माई गवर्नमेंट इज स्ट्राइविंग टू मेक इंडिया द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। कैसे बनेगा साहब? मैं सब उस शहर से आता हूं, लुधियाना से, जो हिंदुस्तान का कभी कभी ईस्ट मैनचेस्टर कहा जाता है, जिसको आज क्या हालात हो गए इंडस्ट्री के। डाइंग इंडस्ट्री है सर, वहां पर साइकिल इंडस्ट्री है। लोग छोड़ के कारोबार धंधा बंद करके अब चले जा रहे हैं लुधियाना छोड़ के। ये हालात कर दिए। मैं एक छोटी सी उदाहरण देना चाहता हूं। 10 साल में हमें इस सरकार ने कुछ नहीं दिया। अगर दिया है हिंदुस्तान की सरकार ने लुधियाना को, सबसे बड़ा शहर है पंजाब का, तो कोई खड़ा होकर व्यक्ति बता दे कि हमने ये दिया है। मैं क्या कहना चाहता हूं कि एक साइकिल इंडस्ट्री है साहब, या तो चाइना में साइकिल बनता है, या पंजाब में साइकिल बनता है। चाइना में साइकिल की प्रोडक्शन क्या है, आप हैरान हो जाओगे। आप मेक इन इंडिया की बात करते हो, 28 से 30 करोड़ एक साल की चाइना प्रोडक्शन करता है। एक साल की 28 से 30 करोड़। लेकिन लुधियाना क्या प्रोडक्शन करता है? 2.5 करोड़। क्यों? वजह क्या है? हमारा साइकिल 3500 रुपए का शुरुआत में बिकता है, लेकिन चाइना का साइकिल $300 से शुरू होकर 2 लाख में बिकता है। इसका कारण क्या है? मेक इन इंडिया रॉन्ग पॉलिसीज। जब तक ये रॉन्ग पॉलिसीज हैं, समाप्त कीजिए, तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। कैसे तरक्की करेंगे? आपकी रॉन्ग पॉलिसीज की वजह से आज हमारी इंडस्ट्री, जो लुधियाना की इंडस्ट्री है, उसके ये हालात हो गए। अंत में एक लाइन में समाप्त करना चाहता हूं। हमारा भाईचारा बहुत कायम है स्पीकर साहब। पंजाब के लोग बेशक चाहे किसी पार्टी को वोट दो, आम आदमी पार्टी को लोगों ने वोट दिया, अकाली दल को दिया, कांग्रेस को दिया, बीजेपी वालों को भी दिया, लेकिन आपस का भाईचारा नहीं कभी टूटा। इस बार पहली बार राम जी के नाम पर, भगवान राम के नाम पर, भगवान हमारे भी हैं इनके, और भगवान ने बता दिया अयोध्या से ये संदेश दिया पूरे देश भर में कि राम भगवान बीजेपी के नहीं है। उन्होंने ये संदेश दिया। लास्ट मैं एक सेकंड पहले बोल रहे हैं, बोलो सभापति साहब, मैं एक नारे के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। बस एक लाइन में खत्म कीजिए सर। एक सेकंड, हमारा भाईचारा कायम रहे। मैं बीजेपी वालों को हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी को, देश के गृह मंत्री जी को, कि मंगलसूत्र की बात ना करें। थैंक यू आप कब्रिस्तान की बात मत करें। मैं एक नारे के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। मंदिर बांटा, मस्जिद बांटी, मंदिर बांटा, मस्जिद बांटी, बांट दिया भगवान को। ओ शर्म करो बीजेपी वालों, मत बांटो इस देश के बोले वाले इंसान को। तो नाज़रीन गिरामी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी तकरीर थी। थोड़ी मेरी तबीयत नासाज है, एलर्जी की टेबलेट खाई हुई है, तो ऊँग भी आ रही है। बहरहाल अभी आप देखें, बीजेपी यूसीसी नाफिज करने की ख़्वाह है, जो सब मजहबी ग्रुपों को शख्सी कवानीन का ख़ात्मा करके एक यकसा कानून बनाना चाहते हैं। मुंतकदीन जो लोग जब वो इतराज़ करते हैं, कहना है कि यह मुस्लिम, सिख, ईसाई और दीगर तहजीबी शनाख्त को ज़ायल करेगा। अगर वक्फ ज़मीनों पर कंट्रोल, पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों की शमूलियत के ज़रिए मुसलमानों को की वक्फ अमलाक पर हुकूमत की गिरफ्त मजबूत करना चाहती हैं। बाबरी मस्जिद, राम मंदिर और दूसरे प्रोजेक्ट, अयोध्या में राम मंदिर की तामीर और आसपास के इलाके को हिंदू मजहबी सियासत का मरकज़ बनाने की मनसूबाबंदी की जा रही है। वहाँ से मुसलमान निकले हैं।
इसी तरह CAA के तहत हिंदू सिख ईसाई पनाह गुज़ीनों को शहरियत का फौरी रास्ता दिया। समझ आ रही है बात? तो मगर मुसलमानों को इससे खारिज कर दिया। आगे CAA का इम्तिजाज इन दोनों के मिलाप ने मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों को शहरियत के सबूत में मुश्किलात में डाल दिया, ख़ास तौर पर आसाम सिविल रजिस्टर के ज़रिए। और आगे कह रहे हैं कि एंटी कन्वर्जन लॉ तकरीबन 12 रियासतों ने तब्दीली मज़हब पर कवानीन नाफिज किए, जिनमें सिख ईसाई और मुसलमान ग्रोहों पर मुश्तमिल रिपोर्ट है कि इन्हें ज़बरदस्ती तब्दील मज़हब के नाम पर गिरफ़्तार किया जा सकता है। अच्छा, आगे मुश्तबे तब्दीली मज़हब के इल्ज़ामात पर रियासती पुलिस ने ईसाई पुन्नू को गिरफ़्तार किया, ख़ास तौर पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और कर्नाटका में। इसी तरह दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में मुस्लिम इलाकों पर गैर कानूनी तामीरात का बहाना बनाकर इन्हें घर गिराए गए। और इसी तरह जो है वो रियासतों में गाय का ज़िबा ममनू, जिसके ज़रिए हिंदू अस्करियत पसंद ग्रुप ने मुसलमान और ईसाई कम अज़ कम अजियत रसाई की। अल्लाह अकबर। कर्नाटका और दीगर रियासतों में चर्चेस पर हमले हुए। तहरीक इन तब्दीलियों का नाम जियो कंसेप्ट से जोड़ा जा रहा है। और आगे UCF के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 2023 में ईसाइयों के खिलाफ तो 835 वाक़यात हुए, जो कि 2012 में और वगैरह वगैरह हुए थे। आगे ये करें, मध्य प्रदेश के वज़ीर आला ने तब्दीली मज़हब के लिए मौत की सज़ा तजवीज़ की। काबिल गौर बात है और काबिल मज़म्मत भी है, और सिख भाई ने यहाँ खड़े होकर बहुत ज़बरदस्त जो है ना काम किया है। आगे UCC के ज़रिए घरेलू और जिस्मानी कवानीन को मरकज़ी कानून में तब्दील करने की कोशिश, जिससे अक़लियती सकाफ़तों के हुकूक ख़तरे में हैं। यहाँ ये सारी बातें ये हैं कि भाई मुसलमानों के अलावा बाकियों के साथ क्या क्या करने का इरादा है BJP का। आगे वक्फ वाक़िफ़ तंजीमों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाइयों से लाखों एकड़ ज़मीन मुस्लिम ज़मीनें ज़ब्त हो सकती हैं। और BJP की इमिग्रेशन पॉलिसी में मुसलमान तारिकीन को गैर कानूनी करार देकर इनकी शहरियत ख़तरे में डाल दिया गया है। और आगे कुछ रियासतों में अदालतों की मुअत्तली के बावजूद भी मस्जिदों को मुनहदम करने की कोशिश की जा रही है। और इसी तरह किसान तहरीक के दौरान सिख किसानों को खालिस्तानी करार देकर रियासती तशहीर की गई। इन पर पुलिस की कार्रवाइयाँ कराई गईं। पंजाब में वक्फ एक्टिंग पॉलिसी से सिख इदारों गुरुद्वारों पर रियासती कंट्रोल मुमकिन नज़र आता है। और इसी तरह CAA के नतीजे में यहूदी और दीगर गैर मुस्लिमों को मौसमी शहरियत जो है वो कंटेक्ट में शामिल किया गया। और इसी तरह हुकूमत की कोशिश है कि सब मजहबी कम्युनिटीज़ को सबका साथ का नारा नहारा जाए, मगर दर हकीकत मुसलमानों और ईसाई, सिख वगैरह संजीदा ख़तरात के शिकार हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मुसलमानों के अलावा जितनी कम्युनिटीज़ रहती हैं उनके साथ भी बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। तो सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू को खुश करेंगे और वोट लेते रहेंगे आप, इस तरह तो नहीं करने देंगे आपको। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।